कल के वीडियो में हमने देखा था कि 6 महीने बीत जाता है, लेकिन इन 6 महीनों में अब तक वंग जी को होश नहीं आया था। वंग जी अभी भी हॉस्पिटल में था। उसके लिए 24/7 एक नर्स को अरेंज किया गया था और नर्स पूरा दिन उसका देखभाल करती। उसे घर पे इसलिए शिफ्ट नहीं किया गया था क्योंकि अगर वंग जी कभी भी आंखें खोलता है या फिर किसी इमरजेंसी हो जाए तो फिर डॉक्टर उसे तुरंत ट्रीट कर पाएगा हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ विंग, जो सिया को लुहान से साथ खेलते हुए देख रहा था, उसे अचानक से अपने बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस हुआ और अचानक से उसे अपने प्राइवेट पार्ट पे दर्द होने लगा। पहले तो विंग ने सोचा कि शायद किसी वजह से उसका बॉडी वीक है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे अचानक से हॉट फील होने लगा। तो फिर लुहान विंग की तरफ अजीब से देखता है और कहता है, विंग क्या क्या तुम्हारा हीट आया है? विंग समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से उसे हीट कैसे आ सकता है। बेबी बर्थ देने के 6 महीने हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे हीट नहीं आया था। अगर उसका हीट आने वाला था तो उसे पहले ही पता चल जाता, लेकिन तभी विंग महसूस करता है कि उसका फेरोमोन रिलीज हो रहा है। लुहान अभी तक अनमर्क्ड अल्फा था, उसे अभी तक अपना मेड भी नहीं मिला था। लुहान के ऊपर विंग के फेरोमोन बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा था। विंग की अंदर से आता हुआ वो धीमी धीमी खुशबू लुहान को पागल कर रहा था। घर में कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं था, बस कुछ सर्वेंट्स विंग और लुहान थे। मैडम यू और चियांग यांगली अब ऑफिस में थे। पहले तो वो लोग बिल्कुल भी विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन विंग के बहुत ज़बरदस्ती करने के बाद वो लोग राज़ी हो गए थे। विंग ने कहा था कि वो खुद अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख लेगा, और वही बात सर्वेंट है ना उसके साथ। मैडम यू ने कहा था कि कम से कम एक नैनी रख ले सिया के लिए, लेकिन विंग ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो अपने बच्चे के लिए कोई नैनी नहीं चाहता। वो अपने बच्चे का खुद ध्यान रखना चाहता है। वो चाहता है कि उसका बच्चा सिर्फ उसको देख कर बड़े होना, कोई नैनी के साथ और नैनी के पास। विंग तुरंत डर जाता है। वो अपने दौड़ते दौड़ते अपने रूम में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। लुहान सिया को गोदी में लेके वहीं पे खड़ा रह जाता है। विंग अपने आप को रूम पे लॉक करके बहुत छटपटा रहा था। उसे अभी अपने अल्फा की ज़रूरत था। एक तो वो मार्क्ड अल्फा था और दूसरी तरफ उसने कई बार मीटिंग किया था अपने अल्फा के साथ, जिसकी वजह से अभी उसके अंदर की चाहत और भी बढ़ रहा था। और ऊपर से बेबी बर्थ देने के बाद विंग के अंदर डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। विंग कैसे भी करके अपने आप को संभाले हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे अचानक ऐसे हीट आ जाएगा। अगर उसे पहले ही पता चलता तो वो हीट कंट्रोल सप्लीमेंट ले लेता। विंग खुद को अपने कमरे में बंद करके चीखता है, चिल्लाता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। उसे अपना पेन और सहा नहीं जा रहा था। उसका दिमाग बस अल्फा अल्फा ये कह रहा था। देखते ही देखते विंग का आंखें ब्लू कलर में शाइन करने लगा था। धीरे धीरे विंग के अंदर से सुवियन बाहर निकलता आ रहा था और वो अपने मेट के लिए छटपटा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल पर जाते हैं, जहाँ एक वार्ड पे लन वंग जी अपना आंखें बंद करके सो रहा था। अगर गलती से कोई इंसान देख लेता तो शायद ये सोचता कि यह इंसान कितना लकी है ना, जो इतना चैन से सो पा रहा है। लेकिन क्या सच में चैन था? अगर ये बात कोई वंग जी से पूछता तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि इन 6 महीनों में एक भी पल ऐसा नहीं था कि उसने चैन से जिया होगा। हर रात उसे वो डरावने सपने आते हैं। उसके अंदर मानो तूफान सा मच जाता है। हर रात वंग जी सपना देखता है कि वो एक खाली जगह पे है, खुले आसमान के नीचे। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और उसके इमोशन को चार चाँद लगाने के लिए बादल भी उसके साथ रो रहा था और गरज रहा था। उसकी चारों तरफ लाशों की ढेर बिखरा होता था और खून की नदियाँ बहता था, जिस खून की स्मेल वंग जी को बेचैन करके रख देता था। उसके अंदर से बेचैन बाहर निकलने को तड़पता था। उसके सामने एक एक करके उसके मदर आते और कहते कि वंग जी तुमने गलत किया है। उसके फादर आते और कहते कि तुमने पैक के साथ गद्दारी किया है। उसके ब्रदर आते और कहते कि एक पल के लिए तुमने तो मुझे धोखा ही दे दिया था। आखिर में उसके सामने फे आता और कहता कि तुमने एक पल भी नहीं लगाया मुझे मारने के लिए। तुम कहते थे कि तुम मुझे प्यार करते थे, लेकिन किसी इंसान का प्यार क्या इतना जुनून भरा हो सकता था कि एक पल में ही वो अपने उस इंसान का जान ले सकता था जिसे वो प्यार करता था? क्या सच में तुमने मुझे कभी प्यार किया था? वंग जी तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था। आखिर में उसके सामने विंग आता है और कहता है कि अल्फा क्यों तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ मेरा शादी क्या करा दिया? तुमने तो मुझे पागल ही साबित कर दिया। क्या तुम्हारे अंदर का अल्फा एक पल के लिए भी रिग्रेट नहीं करेगा कभी भी कि तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे मारा पीटा, मेरे सामने ज़बरदस्ती किसी और लड़की को रखा, किसी और लड़की के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा और फिर मुझे पागल साबित करके मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। क्या तुम्हें कभी भी इस बात का रिग्रेट फील नहीं होगा?
वहीं के फादर आते थे और कहते थे कि मैंने तो तुम्हें अपना बेटा सौंपा था, मैंने तुमसे कहा था कि कभी भी अगर तुम उसे संभाल ना पाओ, तुम्हें वो बोझ लगे तो तुम खुशी खुशी उसे मुझे लौटा देना, मैं उसे अपना लूँगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरे बेटे को इतनी दर्द इतनी तकलीफ़ पहुँचाई कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है। वैसे ही एक एक करके सभी लोगों की परछाई वांगजी के सामने आता और वांगजी को खरी खुटी सुनाता। सब वांगजी को उसके किए के गिनती कराते एक एक करके और वांगजी से पूछते कि क्या वो रिग्रेट नहीं करता, क्या वो इस सब का प्रायश्चित नहीं करना चाहता। वांगजी चिल्लाता था, चीखता था, वो कहता था मैंने गलती किया है, मुझे सजा दो, मैंने गलती किया है, लेकिन मुझसे ऐसे सब लोग दूर मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन ना ही वो आंखें खोल सकता था और ना ही वो अपने पास किसी को देख पाता था। आखिर में उसका बेचैन आके वांगजी से कहते थे कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम सब कुछ बिगाड़ दोगे, ऐसा करते हुए बिगाड़ ही दिया ना तुमने तो मुझे भी खो दिया। तुम्हारी वजह से ना मैं अब खुलकर जी सकता हूँ और ना ही मैं अब अपने ओमेगा के पास रह सकता हूँ। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया लानो वांगजी, क्यों किया? मैंने तुम्हें हज़ारों सैकड़ों बार मना करने की, रोकने की कोशिश की, एक पल के लिए भी तो मेरी बात सुन लेते काफ़ी, एक पल के लिए भी तुमने मेरी बात नहीं सुना। आखिर क्या मिला तुम्हें इस सब करके? आज देखो, अपने आप को देखो, ये सारी जो लाशें देख रहे हो ना, ये सब कुछ तुम्हारे ही किए का सज़ा है। ये खून की नदियाँ देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारी गुनाह का सज़ा इन मासूम लोगों को मिला। आखिर गलती क्या थी इन लोगों का, क्या गुनाह किया था इन लोगों ने जो इन लोगों को ऐसे अपना जान गंवाना पड़ा। इन पीछे इन सभी लोगों का फैमिली रह गया है, किसी के बीवी, किसी के ओमेगा, किसी के बच्चा, किसी का बेटा, सब कुछ है। किसी के घर पे तो पूरे माँ बाप है, अब कौन उठाएगा उनकी जिम्मेदारी? क्या तुम ऐसे एक होने वाले पैक लीडर होने का फ़र्ज़ निभा रहे थे? क्या तुम ऐसे एक अच्छा किंग बनोगे अपने पैक का? देखो लानो वांगजी, चारों तरफ देखो, सब तो जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम जिंदा हो, लेकिन तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। आज कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें सुन नहीं सकता, देखो कोई तुम्हें नहीं चाहता। आखिर तुम जी क्यों रहे हो, किस उम्मीद में जी रहे हो? मर जाओ लानो वांगजी, तुम मर जाओ, तुम्हारे जैसे इंसान का मर जाना ही अच्छा होगा, मर जाओ। एक है कि वे जिन जोर जोर से हंसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। वांगजी के दिमाग मानो पूरी तरह से इन सब चीज़ों से भर गया था। कभी कभी तो वांगजी इस सब चीज़ों की वजह से इतना पैनिक करके उठता कि उसके रूम का वो मॉनिटर जो कि उसके हाथ के साथ कनेक्ट था, वो कभी कभी पी पी करके बजने लगता और स्ट्रेट लाइन दिखाता। नर्स डॉक्टर सब कुछ इमरजेंसी में आते और वांगजी को ट्रीट करते। उसके दिल के धड़कना रुक जाता था और उसके दिल को फिर से धड़काते थे। वांगजी चाहकर भी ना जी पा रहा था और ना ही मर पा रहा था, ना ही वो अपने आँखों को खोल पा रहा था और ना ही अपने बॉडी को मूव कर पा रहा था। उसे सब कुछ पता होता था कि उसके बॉडी में क्या हो रहा है, उसके बॉडी में क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता था। वो बस अपने आँखों को बंद करके हुए सब कुछ महसूस करता होता था। लेकिन कुछ पल से वांगजी को कुछ ज़्यादा ही बेचैनी आ रहा था। उसका अल्फा बार-बार कह रहा था कि उसका ओमेगा उसे बुला रहा है, उसका ओमेगा को उसका ज़रूरत है। उसका बॉडी पूरी तरह से चल रहा था, मानो कि उसे अभी कहीं पर होना चाहिए था, लेकिन क्या वांगजी उस स्थिति में था कि वो उठकर कहीं जा सके? वांगजी ने तो ऐसा करते-करते अपनी आँखें खोलने की कोशिश भी बंद कर दिया था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज सुबह से ही मानो वांगजी को किसी चीज़ का बेचैनी हो रहा था। वो उठना चाहता था, वो अपने दिलो-जान से उठना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसका ओमेगा उसे अल्फ़ा कह के बुला रहा है और उसे पुकार रहा है। वो अपने ओमेगा के पास जाना चाहता था, लेकिन बार-बार कोशिश करने के बावजूद भी वांगजी आँखें नहीं खोल पा रहा था। वांगजी अपना सारा पावर लगा देता है और फाइनली कैसे भी करके वो आँखें खोल देता है। वांगजी इधर-उधर देखता है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है। तभी उसे अपना वो नाइटमेयर आता है, जो याद आता है, जो हर रोज़ उसके सपने में आता था। उसे फिर से कोई कहता है, उसके कानों में चीख-चीख के फिर से कोई कहता है कि तुम मर जाओ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी वजह से इतनी सारी लाशें बिखरी है, इतनी सारी जान गए हैं। तुम एक अच्छे अल्फ़ा खुद को कैसे कहला सकते हो इन सब के बावजूद? इतने सारे मासूम तुम्हारी वजह से अपना जान खोया है। सबकी भरपाई तुम्हें करनी होगी लानो वांगजी, मर जाओ तुम। ये सब कुछ सुनते-सुनते वांगजी ने कब अपने हाथों के उस सुई को और अपने बॉडी से वो सारे मशीन को निकाल दिया, वांगजी को नहीं पता। वो तुरंत वहाँ से उठ गया। उसके हाथों के और कुछ-कुछ जगह से जहाँ नीडल चुभाया गया था, उन जगहों से ब्लीडिंग होने लगा। जो नर्स वांगजी के रूम में 24 आवर्स रहती थी, उसे अचानक से महसूस हुआ रूम में कोई हलचल हो रहा है। उसने तुरंत आंखें खोला और देखा कि लानो वांगजी का ऐसी हालत। उसने तुरंत इमरजेंसी बेल बजा दिया और डॉक्टर्स चले आए। वांगजी की ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए डॉक्टर्स भी टेंशन में पड़ गए थे, क्योंकि ये उनका पैक का होने वाला अल्फ़ा था। अगर वांगजी को कुछ होता तो
तो वो लोग किंग और क्वीन को क्या जवाब देते। इसीलिए उन्होंने कैसे भी करके वोंग जी के पास धीरे धीरे गए और एक डॉक्टर वोंग जी के कंधों में एक दवा इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद वोंग जी धीरे धीरे बेहोश होने लगा। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वोंग जी जब उठेगा तो वो ऐसी हरकत करेगा। वोंग जी जो कि थोड़ी देर पहले छटपटा रहा था और अपने आप को मार डालना चाहता था, फिर से बेजान होकर उस बेड में पड़ा हुआ था। उसके चारों तरफ फिर से वो मशीनें लगाया गया था, लेकिन वोंग जी अब सो रहा था। इतने दिन से शायद वो सोकर भी सो नहीं पाता था, लेकिन उस दवा की वजह से आज वोंग जी सच में सो रहा था। अदर साइड साउथ कोरिया में विंग अपने रूम पे तड़प रहा था। उसका हीट अब उसके लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। जब लुहान को पता चला था कि विंग का साथ हीट आ गया है, तब भी उसने मैडम यू को फ़ोन कर दिया था। मैडम यू अपने ग्रैंड डॉटर वेसिया को संभाल रही थी। तभी उसने दरवाजे पर बेल सुना। तुरंत सर्वेंट को बोला दरवाज़ा खोलने के लिए। जैसे ही सर्वेंट ने डोर खोला, मैडम यू पूरा हैरान रह गई क्योंकि डोर पे और कोई नहीं, उनके ही बेस्ट फ्रेंड लैनी खड़ी थी। मैडम यू ने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि लैनी यहाँ तक चली आएगी। जियांग यू ने कहा कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, तुम्हें किसने अलाउ किया यहाँ आने के लिए। तभी लैनी अपने घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। प्लीज़ यू, मुझ पर रहम करो, मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर को देखना है, मुझे मेरी सन इन लॉ को देखना है। अपने किए के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर को देखूँ, उसके साथ खेलूँ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताऊँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसे मिलने के बाद मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझ पर एक एहसान कर दो और मेरी ग्रैंड डॉटर से मुझे मिलने दो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज़ इस नाते तो मुझ पर थोड़ा रहम कर दो। मैडम ने कहा, एक मिनट, तुम्हें किसने बताया कि ग्रैंड डॉटर है? मैंने तो तुम लोगों को कोई भी न्यूज़ नहीं दिया था, तो क्या फैंग मियां ने तुम्हें न्यूज़ दिया है? मैडम लन ने में सिर हिला दिया और कहा कि जिसने भी बताया होगा, आखिरकार पता चलना ही था। प्लीज़ एक बार दे दो ना, मैं तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए। मैडम लन अपने घुटनों पर बैठ के मैडम जियांग के सामने रो रही थी और उसके सामने भीख मांग रही थी। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड उनके सामने ऐसे भीख मांग रही है। उन्होंने तुरंत वेसिया को मैडम लैन के हाथों में दे दिया। दोनों का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो वेसिया की ग्रैंड मदर था लैनी। वो वेसिया से अपना हक कैसे छीन सकती थी, इसीलिए उन्होंने वेसिया को लैनी के हाथों में दे दिया। लैनी वेसिया को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी और उसके पूरे फेस पे छोटे छोटे किस करने लगी। वेसिया जो कि खिलखिला रही थी और अपने हाथ पैर को इधर उधर फैला रही थी। तभी मैडम लैन ने अपनी एक उंगली वेसिया के हाथों में दी और वेसिया ने कस के पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगी। मैडम लैन को लग रहा था कि उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। उन्होंने अपने मन में सोचा कि काश अगर उस दिन वो सब नहीं होता तो आज तुम अपने फादर के पास होते, तुम तीनों का एक हैप्पी फैमिली होता। लेकिन देखो ना, वक्त ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरा बच्चा उधर हॉस्पिटल में पड़ा है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसका कोई बच्ची भी है। मैडम लैन को वेसिया के देने के बाद मैडम यू ने सर्वेंट्स को ऑर्डर किया था कि थोड़ा सा स्नैक्स ले आए। सर्वेंट्स थोड़ा सा स्नैक ला के टेबल पर रख दिया। मैडम यू ने कहा, लानी तुम बहुत दूर से आई हो, कुछ खा लो। लानी ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ढेर सारा खेलना है। आसियान कहाँ है? तभी मैडम यू चुप कर गई। मैडम लैन ने फिर से पूछा कि आसियान बाहर क्या है, क्या वो किसी काम से क्या है? मैडम यू चुपचाप अपने सर नीचे कर लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैडम लैन ने फिर से पूछा कि क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो? मैडम ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी होना था वो हमारे बच्चे की डेस्टिनी में लिखा था, हम चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते थे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आसियान को हीट आया है और वो अभी अपने कमरे में है। मैडम लैन सो गई क्या? उसको इस हालत में हीट आया है, वो अपने आप को कैसे संभालेगा? एक मार कोमिका का अपने फास्ट प्रेगनेंसी के बाद ऐसे अकेले हिट भी था ना, उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैडम लैन कंसर्न हो गई। तभी मैडम ने कहा, तो क्या और कोई चारा भी है? उसका अल्फा ने तो उसे छोड़ दिया, अब क्या मैं उसके लिए दूसरे अल्फा को ढूंढने जाऊँ? मैडम यू बहुत ही गुस्से से ये बात कही थी। मैडम लैन फिर से शर्मिंदा महसूस किया। उन्होंने अपने नीचे से रख दिया, रखा ही हो, प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा गलत था, उसने बिल्कुल सही नहीं किया, लेकिन आज वो भी मौत से जूझ रहा है। वो अभी हॉस्पिटल बेड में लेटा है, उसको अपने हर किए का पछतावा है। तुम जानते हो, उस वार के पहले उसने मेरे पास आया था और कहा था कि उसने अपने ओमिका को कितना तकलीफ़ दिया है। जब वो थोड़ा सा तकलीफ़ नहीं सह पा रहा है तो उसका ओमिका ने कितना सहा होगा और कैसे सहा होगा। मुझे आज भी वो बात याद है कि कितना रिग्रेट किया था मेरा बेटा।
मैडम यू कहती है, तो क्या तुम अपने बेटे को ऐसे ही माफ़ कर दोगे? मैडम लैन कहती है, नहीं, उसके लिए इस सरासर रियलाइजेशन बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आसियान मेरा भी बेटा है, मैंने उसे अपने खुद के बेटे जैसा प्यार किया है। मैं भी नहीं चाहती कि आसियान के साथ इतना गलत करने वाले को इतने आसानी से माफ़ी मिल जाए। उसे तड़पना होगा। जब तक उसे होश नहीं आ जाता मैं उससे कुछ नहीं कह सकती, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन जब उसे होश आएगा उसे अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। दोनों ही एक दूसरे से मार्क्ड हैं। दोनों को हम पेरेंट्स तो क्या, अगर पूरी कायनात मिल जाए तब भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए मेरे बेटे को अपनी सारी गलती का भरपाई करना होगा। लेकिन क्या आसियान वो अभी ठीक है? मैडम यू ने कहा, हाँ वो अभी ठीक है। उस 3 दिन से हिट में है। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, डॉक्टर ने उसे नींद की दवाइयाँ दिया है जिसे खाकर वो अभी सो रहा है, वरना उसने पूरे घर को सिर पे उठा लिया था। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और अपने आप को हर्ट कर रहा था। मैडम लैन ने फिर से अपना सिर झुका लिया शर्म में। उन्होंने कहा, यू आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ है शायद इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अगर उन दोनों को थोड़ा सा टाइम दे देती तो शायद आज हालत इतना बदतर नहीं होता। शायद कुछ दिन बाद दोनों एक दूसरे को समझते और फिर एक दूसरे को प्यार भी करने लगते। लेकिन मैं ही अपना जोश में होश खो बैठी थी। मुझे लगा था कि अगर आसियान मेरे ओम जी के लाइफ में आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोनों के बीच प्यार बढ़ जाएगा और फिर उस लड़की को उन दोनों के बीच से जाना होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आई एम सॉरी। इसके लिए शायद मैं कभी भी अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी। शायद आज भी मुझे यहाँ आने का हिम्मत नहीं मिलता, लेकिन चिरैन ने मुझे हिम्मत दिया। मैं पहले दिन से तड़प रही थी अपने ग्रैंड डॉटर को देखने के लिए, लेकिन मुझे इतना हिम्मत नहीं था कि मैं आऊँ और आसियान का सामना करूँ। लेकिन पता नहीं आज मेरे अंदर इतना हिम्मत कहाँ से आ गया। जियांग ये लैनी के तकलीफ़ को समझ रही थी। उन्होंने लैनी के एक हाथों को पकड़ा और कहा, ये देखो, वो सब पुरानी बातें हैं, जो कुछ भी हो गया हम होने को नहीं टाल सकते। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें ये एहसास हो गया कि हम अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं थोप सकते। तुम्हें पता है, मैं भी उस गिल्ट में जी रही हूँ कि मैंने क्यों इस शादी को होने दिया। मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं समझी। अगर मैं सही टाइम पे समझ जाती तो शायद आज मेरा आसियान हमारे साथ बिल्कुल पहले जैसा रहता। तुम्हें पता है आसियान कितना मैच्योर हो गया है। सिया के आने के बाद आसियान तो मानो पूरा मदर बन गया है। उसका वो बचपना, उसका वो शरारतीपन, सब कुछ धीरे धीरे गायब हो गया है। सच में लाइफ में अगर जिम्मेदारी हुआ और ऊपर से एक बच्चा होता है तो चाहे पेरेंट्स जितना भी नादान हो, सिर्फ संभल जाते ही है। ये कह के मैडम यू ने सिया के पेट पे थोड़ा सा गुदगुदी किया, जिसकी वजह से सिया खिलखिला उठी। उसने और भी कहा, तुम्हें पता है ये बच्ची बिल्कुल भी दवा जैसी है। जब इस मेरी आसियान की ज़िंदगी में आया, मेरे आसियान की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगा। और जब तक हमारी ये प्यारी गुड़िया रानी इस दुनिया में आती तब तक तो हमारे आसियान पूरी तरह से ठीक हो गया था। ये कह के मैडम न्यू ने वैसिया के गाल पर किस किया, लेकिन वैसिया ने मैडम न्यू को एक थप्पड़ जड़ दिया। मैडम न्यू ने कहा, हाँ वैसिया, अपनी ग्रैंडमदर को पाके अपनी दूसरी ग्रैंडमदर को भूल गए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम बहुत ही शरारती हो गए हो, बिल्कुल अपने फादर जैसे। ये कह के मैडम यू हंसने लगी। मैडम लैन भी मैडम यू के साथ हंस रही थी और कह रही थी, बिल्कुल ये ठीक तो नहीं है, लेकिन वैसिया को अपने पास ग्रैंडमदर इतने दिन के बाद मिली है तो उसे और दूसरी ग्रैंडमदर की ज़रूरत ही नहीं है ना सिया। ये कह के दोनों की नोकझोंक चलती रही। आखिर में मैडम ये थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। मैडम लैन को समझ आया कि वो शायद कुछ कहना चाहती है। उन्होंने मैडम यू से पूछा कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? मैडम लैन ने कहा, मैडम यू ने कहा, मुझे पूछना चाहिए या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ, वो हंजिया भी कैसा है? मैडम लैन ने कहा, उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर रोज़ उसके बीपी हाई हो जाता है, मानो कि उसे अंदर से कोई चीज़ प्रोसेस कर रहा हो। उसे हर वक्त शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर दवा का असर नहीं होता तब तक वो चटपटा रहता है। बस 2 दिनों से वो अच्छा था, वो नॉर्मल था, इसलिए मैं उसके छोड़ पर आ पाई। वो अपने आप में ही तड़पता रहता है। शायद उसने आसियान के साथ जो किया उसके लिए खुद मुनक़ारिस उसे सज़ा दे रही है। मैडम यू के पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस इतना पूछा कि तो क्या तुम अब यहाँ रहने वाली हो? मैडम लैन ने कहा, हाँ, जब तक आसियान से मिल नहीं लेती मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैंने उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मेरी वजह से वो मासूम बच्चा आज तड़प रहा है। मैं बस उससे एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने अब तक उसे एक प्रॉपर अपोलॉजी नहीं लिया।
मुझे पता है कि मैंने जो गलती किया है उसका कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं बस अपने बच्चे से एक बार माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उसे देखना चाहती हूँ। मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगा। मैडम यू ने हमेशा हिला दिया। दूसरी तरफ वांग जी को हॉस्पिटल वार्ड में धीरे धीरे होश आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने आँखों को खोल रहा था। बहुत दिनों के बाद वो ऐसे चैन से सोया था, भले ही चंद घंटों के लिए ही सही, लेकिन अब वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रहा था। वो उठा, बेड से उठकर वांग जी इधर उधर देखने लगा और प्रोसेस करने लगा कि आखिर वो कहाँ है। तब उसने देखा कि ये एक हॉस्पिटल का वार्ड था। जो कुछ भी हुआ था वांग जी को वो कुछ भी याद नहीं था। वांग जी सोचता है कि वो तो जंग के मैदान में था ना, तो आखिर वो यहाँ क्यों आया। तभी उसे याद आता है कि हाँ, वो तो बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे ये भी याद नहीं कि वो कितने दिन से ऐसे हॉस्पिटल में पड़ा था। तभी नर्स रूम में आती है और वांग जी से पूछता है, सर आप उठ क्यों गए, आपको अभी आराम करना है। वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कौन सा हॉस्पिटल है और मैं कब से यहाँ हूँ। नर्स ने कहा, सर ये आप ही का फैमिली हॉस्पिटल है और पिछले 6 महीनों से आप यहाँ हो। वांग जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। वो सोचता है कि 6 महीने, मतलब 6 महीने से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कि वो दिमाग पर जोर डालने से उसका सर थोड़ा सा दर्द होता है और चकराने लगता है। वांग जी तुरंत अपने सोच को दूर फेंकता है और वो सोचता है कि उसे घर जाना है, उसे अपने मदर फादर से मिलना है और उन लोगों से अपॉलॉजी लेना है, उसे उन लोगों से माफ़ी मांगना है। और ऊपर से उसने अपने ओमिका के साथ जो किया उसका तो कोई माफ़ी भी नहीं होगा शायद। वांग जी ये सोच के वहाँ से उठकर जाने लगता है। नर्स तभी कहती है, सर आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसे इस हॉस्पिटल से नहीं जा सकते, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, पहले आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरा करनी है और ऊपर से आपका बॉडी अभी भी वीक है, आप ऐसे नहीं जा सकते। वांग जी फिर भी उस नर्स की बातों को अनसुना करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी नर्स उसके हाथों को पकड़ के उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वांग जी ने उसे थोड़ा सा धक्का दे दिया, जिसकी वजह से नर्स 2 कदम पीछे चली गई। और वांग जी इस मौके का फ़ायदा उठा के तुरंत अपने उल फॉर्म में आया और वहाँ से निकल गया। 6 महीनों से वांग जी अपने रूप में नहीं आ पाया था, लेकिन आज वांग जी का उल बाहर आने के लिए बेचैन होता जा रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को भी नहीं पता कि वो कब अपने उल फॉर्म में आ गया और अपने घर की तरफ निकल गया। घर पे आने के बाद वांग जी अपने उल फॉर्म में ही अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर वो अपने रूम को देखा, फिर उसके दिमाग में कुछ अलग सा कहा, फिर वो नीचे आ गया और अपने रूप में इंसानी रूप में आ गया। सर्वेंट्स वांग जी को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि उनका यंग मास्टर अभी हॉस्पिटल में है और उसका कंडीशन अच्छा नहीं था। लेकिन अचानक से वांग जी उन लोगों के सामने पहले तो उल फॉर्म में आ गया, उसके बाद इंसान फॉर्म में, जिसके बारे में सर्वेंट्स गॉसिप करने लगे थे। वांग जी तुरंत एक सर्वेंट्स की तरफ देखा और उसे कहा, इधर आओ। सर्वेंट्स डरते डरते वांग जी के सामने चले गए। वांग जी ने उस सर्वेंट से पूछा कि मदर कहाँ है तुम्हारी क्वीन। तो सर्वेंट्स ने डरते डरते जवाब दिया, जी वो कुछ दिन के लिए बाहर गई है। हमें वांग जी ने पूछा, कहाँ गई है। सर्वेंट्स ने कहा, हमें नहीं पता, उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिन के बाद वापस आ जाएगी। फिर वांग जी ने पूछा कि ब्रदर और फादर कहाँ है। सर्वेंट्स ने कहा, जी 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 वो लोग ऑफिस में गए हैं। वांग जी सर्वेंट्स को छोड़ दिया और वहाँ से जाने लगा कि तभी वांग जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। वांग जी ने सर्वेंट्स को देखा और कहा, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगा है। सर्वेंट्स तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और खाना बनाने के लिए चला गया। वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठ के वेट कर रहा था खाने के लिए कि तभी उसके अंदर से फिर से वो ब्लैक स्मोक निकालने लगा। वांग जी को फिर से अपने दिमाग में सुनाई दिया कि कुछ चीख चीख कर वांग जी से कह रहा है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे मदर फादर, तुम्हारे गगा, कोई तुम्हारा परवाह नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। इसीलिए तो जब तुम 6 महीने तक हॉस्पिटल में पड़े रहे तो क्या किसी ने भी तुम्हारे पास गया है। वांग जी अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग ज़रूर गए होंगे। फिर उस आवाज़ ने कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है लान वांग जी, वो लोग बिल्कुल भी नहीं गए। सोचो ज़रा, एक बार सोच के दिखो अच्छे से। तुम हॉस्पिटल में ऐसे हालत में थे और तुम्हारी मदर कैसे बिजनेस ट्रिप पर जा सकती है, कैसे वो कुछ दिन के लिए बाहर जा सकती है तुम्हें अकेले छोड़कर। तुम्हारे ब्रदर, काका, फादर सब लोग ऑफिस गए हैं, तुम्हारी तो किसी को परवाह ही नहीं। आखिर तुम जी के क्या करोगे। चलो चलो मेरे साथ चलो। ये कह के वांग जी को वो ब्लैक स्मोक अपने पीछे ले जाने लगा। वांग जी अपनी बॉडी को रेसिस्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उस ब्लैक स्मोक ने पूरी तरह से वांग जी को अपने कब्जे में कर लिया, अपने बस में कर लिया है। और अब वांग जी उसी स्मोक की बातें सुनता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। सर्वेंट्स जब तक खाना लेके आती तब तक वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी अपना
वांग जी को नहीं पता कि वो कब चलते चलते उस पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच गया, जहां से उसने कभी जंग के मैदान में हावल किया था। वांग जी अब फिर से उसी चोटी में था, लेकिन वांग जी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप को रोकना चाहता था, लेकिन बार बार वो ब्लैक स्मोक, वो आवाज़ उसके चारों तरफ इकट्ठा हो रहा था और उसे कह रहा था कि आखिर आखिर तुम जिंदा क्यों हो, जल्दी जल्दी कूद जाओ, छलांग मारो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुमने इतने सारे लोगों को दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, तुमने अपने ओमेगा को तक नहीं छोड़ा, तुमने अपने मदर को डिसोबे किया, तुमने अपने फादर को लेट डाउन किया, तुम अपने पैक के तरफ तुमने अपनी एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तुमने अपने पूरे पैक को खतरे में डाल दिया। तुम्हारी वजह से पैक की कई सारे मासूम लोग अपना जान गंवा दिया। तुम जीने के लायक नहीं हो। कूद जाओ वांग जी, कूद जाओ। वांग जी की आंखें ब्लडी रेड हो गया था। वांग जी पूरा का पूरा उस काले साए का वश में आ गया था। उस आवाज़ ने वांग जी को पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। वांग जी अब अपने ओल्ड फॉर्म में था और वहाँ से जंप कर रहा था, लेकिन तभी उस आवाज़ ने कहा कि क्या तुम पागल हो? तुम अपने ओल्ड फॉर्म में जंप करोगे तो फिर तुम मारोगे कैसे? अपने इंसानी रूप में आ जाओ अपने इंसानी रूप में, और यहाँ से छलांग मारो, अपने सारे पावर्स को ब्लॉक कर दो, फिर छलांग मारो। वांग जी ने ऐसा ही किया, अपने इंसानी रूप में आया और सारे पावर्स को ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ से छलांग मार जाता था, लेकिन तब भी उसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ के उसे ऊपर खींच लिया। वांग जी अभी भी अपने होश में नहीं था। वह अपने रेड आंखों से उस इंसान की तरफ देखने लगा। वहाँ और कोई नहीं, वांग जी के फादर लैन चिरान थे। चिरान ने वांग जी से डांटते हुए कहा, आखिर तुम क्या कर रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जल्दी से ऊपर आओ, मेरे हाथों को कस के पकड़ो और ऊपर आ जाओ। लेकिन वांग जी अपने फादर के बातों को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो बस ब्लैंकली अपने फादर को देख रहा था। सभी सिचन भी आया और उसने भी चिरान के साथ वांग जी को ऊपर खींचना शुरू किया। फाइनली वांग जी को वो लोग ऊपर ले आए, लेकिन वांग जी अभी तक नीचे जाने के लिए चटपटा रहा था कि तभी चिरान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने एक थप्पड़ कस के वांग जी को गड़ा दिया। वांग जी अब पूरी तरह से अपने होश में आ चुका था। अपने फादर से एक थप्पड़ खाने के बाद उस थप्पड़ ने वांग जी को अपना रियलिटी दिखा दिया था। चिरान चीखते हुए वांग जी से कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम होने वाला पैक लीडर हो और तुम मरने जा रहे हो। तुमने तो एक भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पहले तुम्हारी वजह से इस पैक को इतना ज़्यादा खतरा हो गया, फिर अब तुम होश में आ गए हो। तुम्हें अपने पैक की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। तुम अपना जान देने जा रहे हो। तुम्हें पता है अगर ही को ये पता चला, तुम्हारी मदर को एक बार भी पता चला, तो वो क्या करेगी? क्या वो जी पाएगी? वांग जी रोने लगा घुटनों पर बैठ के। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि फादर, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। गलती क्या, मैंने तो गुनाह किया है, मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। मैंने आपको, मदर को, ब्रदर को, सबको तकलीफ़ पहुंचाई। मैंने अपने ओमेगा को मारना चाहा, मैंने अपने ओमेगा को भी नहीं अपनाया। मैं इसी लायक हूँ, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। तभी चिरान भी वांग जी के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसे हक कर लिया। वांग जी को कभी भी उसका फादर ने बचपन से लेकर आज तक हक नहीं किया था। पहली बार उसके फादर ने उसे गले से लगाया था। वांग जी का दिल पूरी तरह से जुट गया था। वांग जी को एक अपनापन का एहसास हो रहा था। इतने दिन तक, इतने महीने तक वो जिस अपनेपन के लिए तड़प रहा था, फाइनली आज उसके फादर से मिल रहा था। वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने फेस को चिरान के कंधों पे और भी ज़्यादा घुसा दिया। चिरान ने कहा, देखो बेटा, ऐसा मत करो। हमें पता है कि तुमने गलती किया है। क्या तुम अपनी गलती को नहीं सुधारोगे? तुम्हें अपनी हर गलती को सुधारना होगा। तुम ऐसे अपना जान नहीं दे सकते। अगर तुम चले गए तो इस बैग का क्या होगा? वांग जी फिर से रोते रोते कहा, फादर, मैंने मदर, अपने ओमेगा सबको हर्ट किया। तभी सिचन ने कहा कि वांग जी, तुम तो खुशनसीब हो कि तुम्हारा ओमेगा अभी भी इस दुनिया में है। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन तुम एक बार मेरा सोचो। मैं तो ऐसे हालत में हूँ कि मैं अपने ओमेगा से मिल भी नहीं सकता, ना ही उससे बात कर सकता हूँ और ना ही मैं उसके पास जा सकता हूँ, क्योंकि वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। फिर भी मैं जी रहा हूँ ना। आखिर मैं जी क्यों रहा हूँ? कि वो अपने फैमिली के लिए, मदर के लिए, फादर के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या फ़र्ज़ बनता है वांग जी? तुम जाओ, अपने ओमेगा को संभालो। तुम ऐसे अपनी जान नहीं दे सकते। चलिए दोस्तों, आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। और जो कोई भी चैनल में न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बहुत से लोग वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा मेरा स्टोरी सुनने में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे ही स्टोरी आगे भी ला सकूँ।